तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इसी महीने में रिलीज हुई फिल्म वेपन्स के बारे में, जो कि एक अमेरिकन हॉरर मिस्ट्री बेस्ड फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है जैक ग्रीगा ने। एंड ट्रस्ट मी इफ आई वुड से कि ये साल की बेहतरीन हॉरर फिल्मों में से एक है, इसलिए आई वुड रेकमेंड कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक बच्चे का वॉइस ओवर सुनने को मिलता है जो कि कह रहा होता है कि 2 साल कबल में ब्रॉक पेंसिल्वेनिया में एक रात 2:17 पे 17 बच्चे इनके घर से भागे थे और फिर कोई भी इन्हें तलाश नहीं कर सका। यहाँ पे स्ट्रेंज बात ये होती है कि लापता होने वाले ये 17 बच्चे में ब्रॉक एलिमेंट्री स्कूल के एक ही क्लास के स्टूडेंट थे। इस क्लास में टोटल 18 बच्चे थे जिसमें से 17 गायब हो गए थे और सिर्फ एलेक्स नामी का एक बच्चा जिंदा बचा था। इस क्लास की टीचर का नाम जस्टिन गैंडी था, जो कि अगले दिन सिर्फ एलेक्स को ही अपनी क्लास में बैठा देखती बहुत ही हैरान होती है। और अब गुमशुदा बच्चों के वालिदैन क्लास टीचर जस्टिन पे ही इल्जाम लगा रहे होते हैं कि इसने ही बच्चों को कुछ सिखाया होगा जिसकी वजह से वो ऐसा काम करने पे मजबूर हो गए। फौरी तौर पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है जिसमें जस्टिन से पूछगिछ की जाती है, फिर एलेक्स से भी बहुत पूछगिछ होती है, लेकिन इन दोनों ने कहा कि वो इस वाकये के बारे में कुछ भी नहीं जानते। पुलिस को भी सिवाय इसके कुछ मालूम नहीं हो पाता कि वो 17.5 बच्चे रात के ठीक 2:30 बजे घर से भागे थे, क्योंकि कुछ घरों में हिफाजती अलार्म भी थे जो उस वक्त बजे थे। फिर कुछ घरों में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे जिससे क्लियरली नजर आ रहा था कि ये बच्चे एक ही सिमत में भागे हैं और इनके दौड़ने का अंदाज भी काफी डिफरेंट था, यानी आप कह सकते हैं नोरंटन की तरह। तो दोस्तों ये फिल्म का सेटअप था। तो इस जगह पे फिल्म पे हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है और मैं अभी आपको इसी तरह से समझाऊंगी। सबसे पहले कहानी को क्लास टीचर जस्टिन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जहां लापते बच्चे के तमाम पेरेंट्स जस्टिन पर इल्जाम लगा रहे होते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल एंड्रियो मैथ्यूज ने यहां जस्टिन को डिफेंड किया और ये कहते हुए कि इन सब में जस्टिन का कोई भी हाथ नहीं था, लेकिन आर्चर ग्राफ जो कि एक बच्चे का ही पेरेंट था, सारा इल्जाम जस्टिन पर डाल रहे होते हैं। इस मुलाकात के बाद इस रात जस्टिन शराब खरीदने दुकान पे जाती हैं। वहां पे जेम्स नामी एक ड्रगिस्ट ऑलरेडी कुछ पैसे मांग रहा होता है। आपको ये जेम्स नामी आदमी याद रखना होगा। जस्टिन उसे इग्नोर करती है और किसी तरह से घर चली जाती है, क्योंकि जस्टिन को डर होता है कि कोई भी पेरेंट गुस्से में आके इस पे हमला ना कर दे। इनफैक्ट कुछ पेरेंट तो ऑलरेडी ही नामालूम नंबरों से फ़ोन करके उसे धमकियां देना भी शुरू कर दिया था। अगली सुबह जस्टिन को पता चला कि किसी ने इसकी कार पे एक बड़ा सा पेंट के साथ विच लिखा होता है। चुनाचा जस्टिन ने पुलिस में फौरन से कंप्लेंट कराती है और यहाँ पे हमारी मुलाकात एक पॉल नामी पुलिस ऑफिसर से होती है कि जो कि जस्टिन से ऑलरेडी क्लोज भी था, यानी दोनों एक दूसरे को सलाम कहते हैं। अब स्कूल में जस्टिन एलेक्स से बात करना चाहती थी, लेकिन प्रिंसिपल मार्क्स उससे क्लियरली मना कर देते हैं, उसे ये कहते हुए कि एलेक्स एक वाहिद इस क्लास का बच्चा बचा है जो लापता नहीं हुआ। तो पहले ही एलेक्स पे काफी ज्यादा प्रेशर है, उससे काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं पुलिस और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। वालिदैन के दबाव से ज्यादा मार्क्स जस्टिन से कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहिए वरना माहौल ज्यादा खराब हो सकता है। जस्टिन को ना चाहते हुए ब्रेक पे जाना पड़ता है, लेकिन जस्टिन ने यकीनी तौर पर यहाँ एलेक्स को फॉलो करना शुरू कर देती है। इस रात जस्टिन एक बार में जाती हैं जहां पॉल उसे मिलने आता है। वो हालिया वाकयात के बारे में बात करते हैं और जस्टिन वाज़ेह तौर पर ड्रंक थी। इनफैक्ट वो पॉल को भी पिलाना चाहती थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और यहाँ अजीब बात थी कि पॉल पहले से शादीशुदा था। हाँ दोस्तों, पॉल की बीवी का नाम डोना था और जस्टिस भी ये बात जानती थी। अब अगले दिन जस्टिन दोबारा एलेक्स का पीछा करती है। वो भी एलेक्स से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स ना सिर्फ जस्टिन को उसका पीछा करने से रोकता है बल्कि भाग भी जाता है। जस्टिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती, वो एलेक्स के घर भी चली जाती है। जब वो दस्तक देती है तो वहाँ कोई दरवाजा नहीं खोलता। ऐसी हालत में जस्टिन ने देखा कि घर की हर खिड़की कागज से ढकी हुई थी। जस्टिन ने खिड़की में इखला को देखा और अंदर जाके एलेक्स के पेरेंट को मुजस्मों की तरह एक अजीब से ट्रांस जैसे हालत में सोफे पे बैठे हुए पाया। जस्टिन बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती है। वो फौरी तौर पर प्रिंसिपल मार्क्स को फोन करती है। वो कहती है कि मार्क्स को कानूनी कार्रवाई से एलेक्स के घर में जांच पड़ताल करनी चाहिए ताकि कम से कम वो देख सके कि एलेक्स सेफ है या नहीं। अब इस रात जस्टिन एलेक्स के घर के बाहर अपनी कार में ही बैठी होती है ताकि वो घर पर नजर रख सके। रात गए जस्टिन सो जाती है। फिर एलेक्स का दरवाजा खुलता है। एलेक्स की माँ हाथ में कैंची लिए घर से जस्टिन की गाड़ी तक बहुत ही अजीब अंदाज में चलती है। फिर वो कार में घुस जाती है और जस्टिन के कुछ बाल काट लेती है। जस्टिन जो सो रही थी इसे कुछ भी मालूम नहीं था। अब यहाँ से पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बदल जाता है, यानी अब हम कहानी को आर्चर ग्राफ नामी शख्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और अब आर्चर ग्राफ का बेटा मैथ्यू भी लापता है। आर्चर वही आदमी है कि पेरेंट टीचर मीटिंग में
जस्टिन पे चीखा था और फिर जब जस्टिन शराब की दुकान पे गई थी तो ऑर्चर उसका पीछा भी किया था। ऑर्चर ने जस्टिन की गाड़ी पे विच भी लिखा था। वो जस्टिन पे नजर रखे हुआ था क्योंकि इसे जस्टिन पे शक था। ऑर्चर बार बार पुलिस से पूछता था कि क्या इसका बेटा मिल गया है, लेकिन पुलिस के पास कोई भी अपडेट नहीं होती है। ऐसे में ऑर्चर खुद बार बार अपने बेटे मैथ्यू के फरार होने की वीडियो देखता है क्योंकि इनके घर के बाहर एक कैमरा मौजूद था जिसमें मैथ्यू के भागने की वीडियो रिकॉर्ड की गई थी। इस वीडियो में मैथ्यू की एक खास डायरेक्शन में भागने की वीडियो थी। इसका मतलब है जैसे नोरंटन टाइप ये इसी तरह की कोई चीज है, वो एक खास डायरेक्शन में भागा था। ऑर्चर फौरी तौर पर अपने घर से शहर के नक्शे पे एक लकीर खींचता है जिस तरफ मैथ्यू भागा था ना, उसी डायरेक्शन में। उसके बाद ऑर्चर एक और विक्टिम के घर जाता है और इनकी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उनकी बेटी बेली के भागने की डायरेक्शन देखता है। फिर वो नक्शे पे इनके घर से भी एक ही लाइन फैच करता है। ये दोनों लाइनें एक ही खास नुक्ता नजर पर आपस में मिल रही होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चे भागे थे वो इसी डायरेक्शन की तरफ भागे थे और शायद वो वहीं कहीं आसपास है। अब ये सारी इन्वेस्टिगेशन करते करते आर्चर को अचानक से जस्टिन की गाड़ी नजर आती है और जस्टिन एक गैस स्टेशन पे फ्यूल भरवा रही होती है। आर्चर फौरन से जस्टिन का पीछा करता है और उस पर चलाना शुरू कर देता है, लेकिन फिर अचानक से हमें प्रिंसिपल मार्क्स नजर आता है जो कि बच्चों की तरह अजीब से अंदाज में भाग रहा होता है। ये नहीं बल्कि वो मुकम्मल तौर पर लहूलुहान भी हो चुका था। ऐसे लगता था जैसे वो ट्रांस स्टेट में हो। फिर वो दौड़ता है और बराह रास्त जस्टिन पे हमला कर देता है। आर्चर उसे यहाँ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क्स को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे वो किसी के काबू में हो और इसका वाहिद मिशन जस्टिन को मारना था। जस्टिन किसी तरह से स्टोर के अंदर भागती है और मार्क्स आर्चर से बच के जस्टिन के पीछे भागता है। इस सीन में आर्चर और जस्टिन मार्क्स को किसी तरह से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। मार्क्स को देख के ऐसा लगता है जैसे वो किसी जादुई जिद में हो। ये मंजर यहाँ पे कट हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि जस्टिन और आर्चर दोनों ने अपने अपने पर्सपेक्टिव से कुछ ऐसे डरावने ख्वाब देखे होते हैं। इन दोनों के डरावने ख्वाबों में एक अजीब सी बूढ़ी औरत नजर आती है जो कि एक क्लाउन की तरह दिखाई देती है। इस पर्सपेक्टिव को याद रखिएगा। इसके बाद से फिर सीन बदल जाता है जहां हम कहानी को ऑफिसर पॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ऑफिसर पॉल की बीवी शहर से बाहर गई होती है और वो थाने चला गया होता है। ये इस दिन की बात होती है जब जस्टिन पुलिस स्टेशन गया था क्योंकि इसने इसकी गाड़ी पे विच पेंट किया होता है। जस्टिन और पॉल की आंखें मिलती हैं और दोनों एक दूसरे को हेलो कहते हैं। इसके बाद पॉल अपनी गाड़ी में ड्यूटी के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में इसे वही ड्रंक आदमी जेम्स नजर आता है जो कि घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसी हालत में पॉल जेम्स का पीछा करता है और आखिरकार उसे अरेस्ट कर लेता है। अब तलाशी के दौरान पॉल जेम्स की जेब में हाथ डालते हैं और पॉल को एक सुई से चुभ जाती है। ये जेम्स की मंशियात की कोई सुई होगी। पॉल ने इसे गुस्से में पंच कर देता है। अब दोस्तों पॉल की ये हमला इसकी गाड़ी के डैशबोर्ड में भी कहीं रिकॉर्ड हो रहा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी आला अफसर ये रिकॉर्डिंग देता है तो वो पॉल पर हमले का इल्जाम आयद कर सकता है और उसे मुलाजमत से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो पुलिस जेम्स से कहता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, शर्त सिर्फ ये है कि आज का वाकया किसी को नहीं बताना और दोबारा इस बस्ती में नजर भी नहीं आना। जेम्स से फौरन आजाद हो जाता है और भाग जाता है। इसके बाद ही पॉल को जस्टिन का पैगाम मिलता है और इसके बाद पॉल जस्टिन से बार में मिलती है। इस रात दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह पॉल अपने घर जाता है जहाँ से पता चलता है कि इसकी बीवी डोना जल्दी घर लौट आई थी। डोना ने पॉल को बाहर से आते देखा और वो समझती है कि पॉल ने जस्टिन के साथ इसको चीट किया है। इससे डोना को गुस्सा आता है और वो एक दुकान में जस्टिन पर हमला कर देती है। जस्टिन किसी तरह से डोना के हमले से बच जाती है और दुकानदार डोना को संभालता है और ऐसे में पॉल अपने पुलिस स्टेशन जाता है और अपने कप्तान को हमले के बारे में बताता है। कप्तान का कहना है कि अगर जेम्स ने इसके अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं कराई तो पॉल को कुछ भी नहीं होगा और रिकॉर्डेड शुदा फुटेज एक माह में खुद ब खुद ओवरराइड हो जाती है। इस सब के बाद पॉल थाने से बाहर आता है जहां वो जेम्स को थाने की तरफ आते हुए देखता है। हाँ दोस्तों, जेम्स को देखकर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें वापस आने से मना किया था। फिर पुलिस दोबारा इसका पीछा करने लगती है। कहानी इस मुकाम पे टूट जाती है और अब हम कहानी को जेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। चुनाचा जेम्स एक ड्रगस्ट था जो मंशियात खरीदने के लिए हजार झूठ बोलता था और छोटी मोटी चोरी भी करता था। वो इस रात जस्टिन से पैसे भी मांग रहा था जब जस्टिन शराब खरीदने दुकान पर गई थी। अब वो चोरी करने के लिए एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पॉल से आजाद होने के बाद जेम्स फैसला करता है कि वो कुछ चीजें चोरी करेगा और इसे एक पॉर्न शॉप में बेचेगा जिससे उसे थोड़ी सी रकम मिल जाएगी। इससे वो मंशियात खरीदेगा। इस सिलसिले में जेम्स एलेक्स के घर जाता है जहाँ वो इस घर में दाखिल होता है। और अगर आप उलझन में पढ़ रहे हैं तो एलेक्स वाहिद वही बच्चा होता है जो अपनी क्लास से गायब नहीं हुआ था। तो हाँ, जेम्स एलेक्स के घर से छोटी छोटी चीजें चोरी करना शुरू कर देता है जैसे ही किचन आइटम, सीडीज और सभी। फिर अचानक जेम्स देखता है कि एलेक्स के वालिदैन वहाँ सोफे में बैठे थे और वो मुजस्मों की तरह थे। मेरा मतलब है कि वो इस तरह से हरकत भी नहीं कर रहे होते जैसे वो किसी किस्म के ट्रांस में हो। जेम्स इन्हें नजरअंदाज करता है और घर के तहखाने में चला जाता है जहाँ से उसे वही 17 गुमशुदे बच्चों को ट्रांस हालत में खड़ा पाता है। हाँ दोस्तों, जेम्स को झटका लगा और इस वक्त एलेक्स के वालिदैन अचानक जेम्स
जेम्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। जेम्स किसी तरह से घर से भाग जाता है। अब बाहर सड़कों पर जेम्स को गुमशुदा बच्चों के पोस्टर नजर आते हैं और यहाँ पे जो रिवॉर्ड होता है वो होता है $50,000। पैसों की लालच में जेम्स पुलिस को फोन करता है और कहता है कि वो बच्चों की जगह जानता है। पुलिस जेम्स से कहती अगर वो वाकई में सच बोल रहा है और मजाक नहीं कर रहा तो थाने आके रिपोर्ट कराए और उसे नाम मिल जाएगा। ऐसे में जेम्स पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ उसे पॉल दोबारा से मिल जाता है जो दोबारा से जेम्स का पीछा करना शुरू कर देता है। जेम्स जंगल में भागता है जहाँ इसे वही क्लाउन बूढ़ी औरत नजर आती है जो इसे अपनी तरफ बुला रही होती है। जेम्स यहाँ पे एक टेंट में छुप जाता है लेकिन कोई बाहर से उसका टेंट खोलने की कोशिश कर रहा होता है। जेम्स इस शख्स पे इंजेक्शन से हमला कर देता है और ये शख्स कोई और नहीं होता, इंस्पेक्टर पॉल ही निकलता है। इस हमले से पॉल मुकम्मल तौर पर गुस्से में आ जाता है और इसने जेम्स को गिरफ्तार करके अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। वो अपने आप को बचाने के लिए जेम्स पॉल को बताता है कि वो गुमशुदा बच्चों की जगह जानता है। जेम्स पॉल को एलेक्स के घर ले जाता है और पॉल जेम्स को कार में बंद करके घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। पॉल घर के अंदर जाता है और रात गए तक बाहर ही नहीं आता। जेम्स कार के अंदर इंतजार कर रहा होता है और फिर रात अचानक पॉल ट्रांस हालत में बाहर आता है और जेम्स को एलेक्स के घर के अंदर घसीटता है। यहाँ पे मंजर कट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो स्टोरी है प्रिंसिपल मार्कस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आपको याद है जस्टिन ने मार्कस को फोन किया था कि इसे कहा था कि मार्कस को कानूनी तौर पे एलेक्स का घर चेक करना चाहिए कि आया एलेक्स ठीक है या नहीं। ये बात मार्कस के दिल में रह गई थी। इसने एलेक्स के पेरेंट्स को स्कूल बुलवाया था और यहाँ पे एक अजीब सी क्लाउन टाइप औरत जो है वो स्कूल आई थी जो खुद को एलेक्स की खाला कहती थी और इसका नाम ग्लेडिस था। ये क्लाउन टाइप औरत वही है जिससे जस्टिन और आर्चर कल रात मिले थे। दरअसल जेम्स ने भी इसे ख्वाब में देखा था। ग्लेडिस कहती है कि एलेक्स के पेरेंट बहुत ज्यादा बीमार है और वो मार्कस से मिलने नहीं आ सकते। ऐसे में मार्कस का कहना है कि इसे एलेक्स के पेरेंट से ही मिलना होगा वरना वो इसे खुद एलेक्स के घर आके सब कुछ चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज इसे चाइल्ड सर्विसेज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये सुनकर ग्लेडिस बिल्कुल भी खुश नहीं होती। अब अगले ही सीन में हम मार्कस को अपने हस्बैंड के साथ घर में देखते हैं जहाँ अचानक से ग्लेडिस इनके घर आ जाती है। बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में आती है। फिर वो पानी का प्याला मांगती है। इसके बाद ग्लेडिस इनके सामने एक अजीब किस्म की लकड़ी निकालती है, एक छोटे से पौधे की तने की तरह जिसमें बहुत सारे कांटे थे। मार्कस के दफ्तर का एक छोटा झंडा कपड़ा भी इसने शाख पे बंधा हुआ था जो ग्लेडिस ने मार्कस के स्कूल से ही चोरी किया था। फिर ग्लेडिस ने शाख के कांटों से अपना हाथ काट लिया। वो पूरे तने को खून से रगड़ती है। इससे पहले कि मार्कस या इसका शोहर ग्लेडिस को रोक सके इसने एक छोटी घंटी बजाई और फौरी तौर पर मार्कस को अपने वश में कर लेती है। हाँ दोस्तों, मार्कस अब ग्लेडिस के कंट्रोल में था और ग्लेडिस ने मार्कस के हस्बैंड के बाल भी काटे थे। शाख पर डालता है, फिर शाख तोड़ देता है। शाख टूटते ही मार्कस अपने शोहर पर पूरी तरह से हमला कर देते हैं। ये हमला इतना डेंजरस था कि इसमें न सिर्फ मार्कस का शोहर हलाक हो गया कि मार्कस भी मुकम्मल तौर पर जख्मी हो गया। फिर ग्लेडिस पानी के प्याले में छड़ी डालती है जो मार्कस को रोक देती है। बुनियादी तौर पर ग्लेडिस किसी भी शख्स को हिप्नोटाइज कर सकती है और हिप्नोटाइज शख्स को किसी और को निशाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गाइडेड मिसाइल या टारगेटेड वेपन्स होते हैं ना, सेम वैसे। इसी मौके पे ग्लेडिस जस्टिन के बालों का इस्तेमाल करते हुए जस्टिन पे मार्कस जारी करती है। हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि एलेक्स की माँ ने जस्टिन के बाल लिए और इसे ये भी साबित हुआ कि ग्लेडिस ने एलेक्स के पेरेंट्स को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। वैसे भी इसके बाद मार्कस हिप्नोटाइज हालत में पेट्रोल पंप पे जाता है जहाँ उसने जस्टिन पे हमला किया था। ऑर्चर भी उस वक्त जस्टिन के साथ था। इसके दरमियान हाथापाई शुरू हो गई थी और जस्टिन किसी तरह से गाड़ी में भागी और मार्कस उसको अजीबोगरीब अंदाज में जस्टिन की गाड़ी के पीछे भागता है। ऑर्चर भी इनके पीछे भागता है। फिर एक कार ने मार्कस को टक्कर मार दी जिसकी वजह से मार्कस का सर पे पूरी तरह चोट आती है और वो सड़क पर ही दम तोड़ देता है। इस वाकये के बाद ऑर्चर को यकीन हो गया था कि जस्टिन ने बच्चों को गायब नहीं किया था बल्कि वो खुद विक्टिम थी। चुनांचे दोनों मिलते हैं, सुलह करते हैं और मिलकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे कहाँ हैं। ऑर्चर जस्टिन को अपना एक मैप, एक लाइन सेट करके बताता है जिसमें कहा गया था कि बच्चे शायद इसी इंटरसेक्शन के पॉइंट पे हैं। ये देख के जस्टिन फौरन कहती है कि इसी इंटरसेक्शन पे वो घर है, वो एलेक्स का घर है। ऐसे में वो दोनों गाड़ी को एलेक्स के घर के बाहर ले जाते हैं और नजर रखना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पे मंजर चेंज हो जाता है। अब कहानी में एलेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है, यानी शुरू ही से बच्चे गायब नहीं हुए थे। एलेक्स अपने पेरेंट के साथ रहता था। वो रोजाना स्कूल जाता था और स्कूल में थोड़ा सा बदमाशी भी करता था। एक दिन एलेक्स के वालिद ने उसे बताया कि इसकी कोई आंटी जो है ग्लेडिस नामी इसके घर रहने आ रही है जो कि बहुत ही बीमार है। इसके पास रहने के लिए कोई और दूसरी जगह नहीं है। और जब वो एलेक्स स्कूल से घर आता है तो वो देखता है कि इसकी मदर की आंट ग्लेडिस घर पे आई है जो बहुत ही बूढ़ी थी और मरने के करीब थी। वो अपने साथ एक अजीब सा पौधा भी लाए थे। अगली सुबह एलेक्स जब स्कूल जाता है और स्कूल खत्म होने के बाद वो घर वापस आता है तो इसके वालिद उसे लेने नहीं आते।
ऐसे में एलेक्स पैदल ही घर वापस आ जाता है, जहाँ वो घर में अपने पेरेंट्स को हिप्नोटाइज हालत में खाने की मेज पे बैठते हुए देखते हैं। एलेक्स के वालिदैन रोबोट की तरह उससे बात कर रहे होते हैं। इसे देख के एलेक्स समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ जरूर है। इसके बाद ग्लैडर्स के सामने आती है, जो अब पहले से काफी ज्यादा जवान और सेहतमंद नजर आ रही थी। हम समझते हैं कि एलेक्स के पेरेंट्स अब ग्लैडर्स के कंट्रोल में है। अब एलेक्स इस बारे में किसी को ना बताए, वरना इसके वालिदैन को नहीं बख्शा जाएगा। ये कह के ग्लैडर्स वही कांटेदार तना और डंडा निकालती है, इस पर अपना खून रगड़ती है और वही रिचुअल करती है। फिर अचानक से एलेक्स के पेरेंट अपने कांटे और चम्मच उठाते हैं और अपने ही चेहरे को तकलीफ देने लगते हैं। एलेक्स ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों नहीं रुकते। आखिरकार ग्लैडर इनकी छड़ी को तोड़कर पानी में डाल देती है, जिससे वो दोनों रुक जाते हैं। बेसिकली ये करके ग्लैडर्स एलेक्स को डरा रही थी कि अगर एलेक्स किसी को इनके बारे में बताया, ग्लैडर एक ही बार में एलेक्स के वालिदैन को खत्म कर सकती है। इसके बाद एलेक्स ग्लैडर को घर में रिचुअल्स करते हुए देखता है और ग्लैडर्स एक पौधा घर में ले आई थी। खैर, इसने इस पौधे के तने को लोगों को हिप्नोटाइज करने के लिए इस्तेमाल किया। लोगों को वशीकरण करने के लिए ग्लैडर्स को लोगों के कुछ जाती चीजों की जरूरत होती है, जैसे इनके बाल या कोई भी इनका जाती सामान। इस रिचुअल की हेल्प से वशीकरण के तहत लोगों एनर्जी पे खाना खाती थी, यानी वो इनकी कुव्वत हयात छीन लेती थी ताकि वो खुद जवान और तंदुरुस्त हो सके। लेकिन यहाँ एलेक्स खामोशी से स्कूल जाता, वापस आता था, बाजार से खाना खरीदता था और अपने पेरेंट्स को समहाउ फलियां वगैरह खिलाकर जिंदा रखता था। अदरवाइज इसके वालिदैन तो खाने की टेबल से भी नहीं हिल पाते थे। ग्लैडर्स जवान हो रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से ग्लैडर्स दोबारा बीमार पड़ने लगती है। वो एलेक्स से कहती है कि अगर एलेक्स अपनी क्लास के तमाम बच्चों की कोई जाती चीज लेकर ग्लैडर्स को दे दे तो ग्लैडर्स एलेक्स और इसके वालिदैन को ठीक कर देगी और यहाँ से चली जाएगी। ऐसे में अगले दिन एलेक्स अपने क्लास के तमाम बच्चों के ट्रे लेबल यानी नाम के स्टिकर्स चोरी कर लेता है, जो ट्रे पे चस्पा होती है ना। इस रात ग्लैडर्स इन स्टिकर्स की मदद से रिचुअल करती है और रात को ठीक 2:15 पर रस्म मुकम्मल हो जाती है। फिर ग्लैडर्स ने घंटी बजाई। घंटी बजते ही 17 बच्चे अपने घरों से भागे और सीधे एलेक्स के घर पहुंचे, फिर तय खाने में खड़े हो गए। जी हाँ, ये 17 बच्चे इस तरीके से गायब हुए थे। अब इस वाक़े के बाद बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हुई, जिसमें ग्लैडर्स एलेक्स के साथ थी और एलेक्स ने खौफ से मुंह नहीं खोला। पुलिस भी एलेक्स के घर की छानबीन के लिए पहुंची, लेकिन ग्लैडर्स ने उस वक्त ना सिर्फ घर की सफाई की, बल्कि 17 बच्चों को जंगल में छुपा दिया। चेक करने के बाद बच्चे वापस आए और घर के तहखाने में खड़े हो गए, क्योंकि वो ग्लैडर्स के हुक्म पर अमल कर रहे थे। ताहम गौरतलब बात ये थी कि अगरचा एलेक्स ने यहाँ पे अपना वादा पूरा किया था और वो 17 बच्चों का जाती सामान लेके आया था, लेकिन ग्लैडर्स ने अपना वादा पूरा नहीं किया था और ना वो यहाँ से गई थी, ना ही इसने एलेक्स को छोड़ा। अब भी वो इसके पेरेंट्स को अपने काबू में रखी हुई थी। लफ्जी तौर पर वो एलेक्स के साथ एक नौकर की तरह बिहेव कर रही थी। और वैसे पॉल और जेम्स भी इसी रिचुअल की वजह से जादू की जद में आ चुके थे। मतलब वो घर के अंदर चले गए थे और ग्लैडर्स ने इन पर रिचुअल की थी। अब वो दोनों एलेक्स के घर के अंदर खड़े हैं। ग्लैडर्स ने घर के अंदर नमक की एक लकीरें बना रखी थी, जिन्हें इसने एलेक्स को अबूर करने से मना किया था। अब इस मुकाम पर तमाम मनाजिर या टाइमलाइंस इकट्ठे हो गए थे और यहाँ से कहानी मुकम्मल तौर पर एक खींची जा सकती है। अब इस वक्त आर्चर और जस्टिन एलेक्स के घर के बाहर खड़े थे। पॉल ग्लेडी के हुक्म पर घर से बाहर चला जाता है और जस्टिन को अंदर आने का इशारा करता है। जस्टिन और आर्चर घर में दाखिल होते हैं। जैसे ही वो नमक की लाइन को क्रॉस करते हैं, हिप्नोटाइज पॉल और जेम्स इन पर हमला कर देते हैं। जस्टिन एलेक्स पर ज़ोंबी की तरह हमला कर देते हैं और चाहे इन्हें कितना ही मारा जाए, वो फिर से उठ खड़े होते हैं। आखिरकार जस्टिन अपनी ही बंदूक से पॉल के सर में गोली मार देती है, जिससे पॉल हलाक हो जाता है। फिर वो जेम्स के सर में भी गोली मार देती है, इससे भी मार देती है, जिससे आर्चर बच जाता है। इन सीन से हमें पता चलता है कि वशीकरण के मातहत लोगों को सर पे ही गोली मारकर मारा जा सकता है। अब आर्चर तहखाने में जाता है, जहाँ उसे 17 बच्चे ट्रांस हालत में खड़े पाए जाते हैं। वो अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढने लगता है। ग्लेडर्स आके अपने बाल काट देती है। फिर ग्लेडर्स आर्चर को काबू करती है, जो जस्टिन पर हमला करता है। दूसरी तरफ एलेक्स घर में अपने कमरे में था। वो एक नमक की लाइन को क्रॉस करता है, जिसके बाद इसके पेरेंट्स इसी को मारने के लिए इसके पीछे भागते हैं। एलेक्स भागने लगता है। एलेक्स किसी तरह ग्लेडर के कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो रिचुअल्स कर रही होती है। यहाँ वो ग्लेडर्स के पौधे से एक तना तोड़ता है। फिर वो ग्लेडर के बाल इसकी विग से निकालता है, फिर तने पे खून लगाकर तना तोड़ देता है। हाँ दोस्तों, एलेक्स ने ग्लेडर की रिचुअल देख देख के उससे सीख ली थी। यहाँ उसने ग्लेडर्स पे रिचुअल की और होता ये है कि 17 बच्चे जिनके कब्जे में थे, वो ग्लेडर्स को मारने के लिए इसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ग्लेडर्स पूरे शहर में दौड़ने लगती है और ये 17 बच्चे ग्लेडर्स के पीछे भागते हैं और शहर के तमाम लोग ये मंजर देखते हैं। एक मौके पे बच्चों ने ग्लेडर्स को पकड़ लिया और इस पे हमला करके इसे खाना शुरू कर देते हैं। चंद ही सेकंड में इन बच्चों ने ग्लेडर के जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया और ग्लेडर को मौत के साथ ही सबका जादू टूट जाता है। और यहाँ पे आर्चर भी अपने हवास में वापस आ जाता है और जस्टिन भी बच जाती है। इनका जादू फौरी तौर पे टूट जाता है, इसलिए वो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन बाकी जो कुछ लोग पहले बहुत अरसे से काबिज में थे, वो जिंदा मुर्दा हो चुके थे। इन 17 बच्चों और एलेक्स के पेरेंट की तरह यहाँ आर्चर खुद कार अपने बेटे मैथ्यू से मिलता है। ऑल्दो मैथ्यू कुछ नहीं बोल सकता। अब यहाँ फिर हमें वॉइस
वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि एलेक्स के पेरेंट 2 साल गुजरने के बाद भी ठीक नहीं हैं। दर हकीकत इन्हें अभी भी खाना खिलाना पड़ता है और एलेक्स अब अपनी एक आंटी के साथ रहता है जो कि एक अच्छी और नॉर्मल आंटी है। और अब बच्चों की बात करें तो वो भी कुछ नहीं बोलते, ऑल्दो 1 साल के बाद कुछ बच्चे ठीक हो रहे थे और बोलना शुरू कर दिया था। इस वक्त फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म वेपन्स की पूरी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी।